हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रितेश। वेब डेवलपमेंट कोर्स में नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बिल्ड करने के तरीकों के बारे में समझते हैं। और आज जो मैं कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ, जो भी लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको कहीं पे भी बुक्स में नहीं मिलने वाला। ये एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होता है। और आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं कैसे पर्सनली सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बिल्ड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, हमें मोस्ट कॉमनली क्या सुनने को मिलता है? हमें सुनने को मिलता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न्स के बारे में, लोड बैलेंसर्स, एपीआई गेटवेज, डेटाबेसेस, कैशिंग सिस्टम्स, फलाना ढिमाका। यू गॉट द पॉइंट। पर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इससे थोड़ा डीप है और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है। आप यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बनाने की इमेजिनेशन कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना घर बनाने की कल्पना कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोचना है तो आप कोई एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनाने की इमेजिनेशन कर सकते हो। तो जब भी आप बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? सबसे पहले आप सोचते होगे कि बिल्डिंग कहाँ पे बनानी है, बिल्डिंग कितनी ऊंची है, बिल्डिंग का पर्पस क्या है, कमर्शियल बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जमीन कैसी है वहां पे। आप यहाँ पे सबसे पहले ये नहीं सोचते कि बिल्डिंग के अंदर कौन सी सीमेंट यूज करनी है या फिर कौन सी फिटिंग्स यूज करनी है। सबसे पहले आप बिल्डिंग के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हो। तो उसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। जब हम एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे हमें अपना एक कमरा बनाना है, उसके बाद हम उसके आगे की चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कमरे के अंदर कौन सी फिटिंग्स लगानी है। तो उसी तरीके से जब हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, उसके बाद हम उसके अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को फिट करते हैं। यहाँ पे जैसे अगर मुझे डाटाबेस यूज़ करना है तो फिर मैं यहाँ पे ये सोचने वाला हूँ कि कौन सा डाटाबेस यूज़ करना है। पहले आप स्ट्रक्चर पे फोकस तो कर लो, उसके बाद हम कंपोनेंट्स पे भी फोकस कर लेंगे। जिस तरीके से बिल्डिंग को बनाने के पीछे कुछ फंडामेंटल साइंस होती है, कंसेप्ट्स होते हैं, लॉजिक होता है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बिल्ड करने के पीछे भी कुछ फंडामेंटल लॉजिक है। और ये उन सब की लिस्ट है। आपको ये सब कहीं पे भी बुक्स में नहीं मिलने वाला। मैंने खुद इंजीनियरिंग करी है और मैंने आज तक ये कभी भी बुक्स में नहीं पढ़ा। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होती हैं। और ये जो भी टॉपिक्स हैं, ये मेरे 10 साल एक्सपीरियंस का निचोड़ है। तो मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में हम इन सब टॉपिक्स को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो भी समझेंगे। हम इस चैनल पे अपना एक वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं और वेब डेवलपमेंट कोर्स में हमें एक अपना डेमो प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब ये सारे कंसेप्ट हमारे डेमो प्रोजेक्ट पे कैसे अप्लाई होंगे, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कितने मॉड्यूल्स होंगे, कौन कौन सी सर्विसेज होंगी, हम डेटाबेस में डाटा को कैसे सेव करेंगे, ये सारी चीजें आपको वीडियो के एंड में पता चलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इन सब टॉपिक्स पे बात करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की दो साइड्स होती हैं। एक तरफ हम ओवरऑल सिस्टम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट या सर्विस पे नहीं होता, बल्कि हम पूरे सिस्टम को एज ए होल मान के चलते हैं। जैसे कि जोमेटो एक सिस्टम है। जोमेटो के अंदर हो सकता है बहुत सारे कंपोनेंट्स हो, बहुत सारी सर्विसेज हो, पर बाहर से देखने में हमें ये एक कंबाइंड सिस्टम की तरह नजर आता है। और दूसरी तरफ हम किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या माइक्रो सर्विस पे फोकस करते हैं। इस केस में हमारा फोकस पूरे सिस्टम पे नहीं होता, बल्कि हम किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। जो भी कंपोनेंट हम बिल्ड करते हैं उसको इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, कौन से सिस्टम में यूज़ कर रहे हो। इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही सिंपल कंपोनेंट है जो कि यूज़र प्रोफाइल की एपीआई को एक्सपोज कर रहा है। तो ये सेम कंपोनेंट को मैं दो अलग अलग सिस्टम्स में यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक साइड में मैंने सेम माइक्रो सर्विस को यूज़ करके यूआई में डाटा दिखाया है और दूसरी तरफ मैंने सेम माइक्रो सर्विस को यूज़ करके ऑटोमेटिक ईमेल सेंड करा है। तो ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर जो भी एपीआई है, ये एपीआई तो सेम तरीके से बिहेव करेगी। इसको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से इसको कौन कॉल कर रहा है। अगर बाहर से यूआई वाला बंदा इसको कॉल कर रहा है तो भी ये प्रोफाइल की डिटेल्स रिटर्न कर देगा। अगर बाहर से कोई ऑटोमेटिक सिस्टम इसको कॉल कर रहा है तो भी ये प्रोफाइल की डिटेल रिटर्न कर देगा। पर्सनली मैं तो इन दोनों को सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ही मानता हूं, बट अगर आप थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाते हो, एकदम टेक्निकल घुस के बात करते हो, तो इस वाली साइड को हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसमें हम ओवरऑल सिस्टम पे फोकस करते हैं। और जब हम किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट पे फोकस करते हैं तो उस केस में हम सॉफ्टवेयर डिजाइन टर्म को यूज कर लेते हैं। ये दोनों सिर्फ टर्म्स हैं, इनका मतलब ज्यादा टेंशन मत लो। अगर आज के बाद इन दोनों टर्म्स में आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखा देना। आज के इस वीडियो में हम
ये वाली साइड को समझने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमारा एम है किसी एक डेमो प्रोजेक्ट को 100% स्टार्ट से लेके एंड तक फिनिश करना। तो जब हम किसी डेमो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें यही है कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सर्विसेज बनाएंगे, डाटाबेस से कैसे इंटरेक्शन करेंगे। तो अब हम जल्दी से 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कोड रीडेबिलिटी। जब भी आप कोड करते हो आपका कोड रीडेबल होना चाहिए। कोड को रीडेबल होने के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपको 2 अलग अलग कोड दिख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये दोनों सेम है, टेक्निकली बिल्कुल सेम है, रन करने पे सेम आउटपुट देंगे, पर दोनों में दिखने में फर्क है, आप खुद बताओ कि दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। तो जब भी हम कोड करते हैं तो हमें अपने कोड को प्रॉपर्ली फॉर्मेट करना चाहिए। कंप्यूटर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोड फॉर्मेटेड है या नहीं है। आपको अपने लिए कोड फॉर्मेट करना है ताकि आप उसको खुद अच्छे से पढ़ सको। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोड करते हैं, हमें मस्त अप्रेजल मिल जाता है और हम घूमने निकल जाते हैं, और फिर जब हम घूम के वापस आते हैं कुछ दिनों के बाद तो अच्छा ये कोड मैंने ही लिखा था मुझे तो नहीं लगता मैंने लिखा था। तो इस टाइप के मोमेंट से बचने के लिए आपको कोड को प्रॉपर्ली फॉर्मेट करना चाहिए। हम जब कोड करते हैं तो हम यहाँ पे आईडीई का यूज करते हैं और आईडीई में ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करने के फीचर्स होते हैं। हमें फॉर्मेट करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अपने सिस्टम में आईडीई को इंस्टॉल नहीं किया है तो मैंने इस पे भी डिटेल में वीडियो बना रखा है, हमें कौन सी आईडीई यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड को प्रॉपर्ली फॉर्मेट करने के बाद हमें वेरिएबल्स के नाम को भी सही से डिक्लेयर करना है। वेरिएबल का नाम बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको 2 अलग अलग एग्जांपल्स दिख रहे हैं। ये दोनों के दोनों केसेस ही मतलब गलत है। आपको ना दोनों के बीच में राइट बैलेंस बना के चलना है और वेरिएबल का नाम इस तरीके से रखो कि नाम में रिफ्लेक्ट हो जाए कि वेरिएबल क्यों और कैसे बनाया गया है। वेरिएबल के साथ साथ आपको क्लासेस और मेथड्स के नेम को भी बिल्कुल करेक्टली रखना है। जब भी हम किसी मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो उसके नाम में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो मेथड करता क्या है। थर्ड पिलर, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कोड कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोड में डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट कर दो, कमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दो। जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उसको डिस्क्राइब कर दे कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है। अगर हम ऐसा नहीं करते और 2 दिन बाद हम अगर फिर से आते हैं अपने कोड पे तो हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमें ऐसा क्यों किया है। तो जब भी आप कोड करो आप प्रॉपर्ली मेथड को डॉक्यूमेंट करो इस तरीके से, या फिर अगर आप मेथड के अंदर भी कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख रहे हो तो मेथड के अंदर भी आप कमेंट्स करो। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कमेंट्स भी नहीं करने और बहुत कम कमेंट्स भी नहीं करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए है। तो आप अपने आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगती है आप उस हिसाब से कमेंट करो, उस हिसाब से आप फॉर्मेट करो, उस हिसाब से आप वेरिएबल्स के नाम को डिफाइन करो। यहाँ पे आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से काफी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हर एक कोड प्रॉपर्ली फॉर्मेट होता है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होता है। वहां पे एक सेम कोड के ऊपर काफी सारे लोग काम करते हैं। पूरी दुनिया से अलग अलग कोनों से बंदे आके एक सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अगर वहां पे ये सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वहां पे काफी केओस हो जाएगा। जो भी डेवलपर्स बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं उनके अंदर ना इस चीज का एक कीड़ा होता है कि उनका कोड प्रॉपर्ली रीडेबल होना चाहिए, तभी तो उनको सैलरी भी इतनी ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलरिटी। लिखने को तो मैं सारा कोड एक ही फाइल में लिख सकता हूँ, लेकिन फिर होगा क्या? मेरे पास एक सिंगल फाइल होगी जिसमें 1000-2000 लाइनों का कोड होगा और वो किसी को समझ में नहीं आने वाला। इसलिए जब भी हम कोड करते हैं कोड को इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं। कोई भी एक मॉड्यूल एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड होता है जिसका एक पर्टिकुलर काम होता है। जैसे कि ईमेल भेजने के लिए एक अलग मॉड्यूल बना दिया, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने के लिए एक अलग मॉड्यूल बना दिया। अभी आपके दिमाग में अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये आता होगा कि हम कैसे किसी भी सिस्टम को इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में ब्रेक करें। तो इसके लिए ना मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल एग्जांपल देता हूं। हम ह्यूमंस के अंदर ना एक इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है कि हम किसी भी चीज को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कार को देखते हैं तो हम कार को एज ए होल देखते हैं। कार के अंदर इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेक्स को हम अलग अलग तरीकों से नहीं देखते। फिर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हम कार के अंदर इंजन, ट्रांसमिशन और ब्रेक्स को इमेजिन करते हैं। फिर अगर हम और डिटेल में जाएं तो हम इंजन के अंदर अलग अलग पार्ट्स को इमेजिन कर सकते हैं या फिर ब्रेक्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स को इमेजिन कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कार का कोड लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप कार बनाओगे, कार के अंदर फिर आप इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेक्स को अलग अलग बनाओगे, फिर इंजन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है आप उसको अलग अलग बनाओगे, अलग अलग कोड लिखोगे उसका। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट के अंदर एक
बड़ी सी कार को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। और ये प्रोसेस हम सबके अंदर इनबिल्ट होती है, ये हम ह्यूमंस की पावर है किसी भी चीज को एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इमेजिन करना और फिर उस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को छोटे छोटे इंडिविजुअल पीसेस में ब्रेक करना। तो उसी तरीके से जब हम कोड करते हैं तो हम कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप उसको इंडिविजुअल पीसेस में तोड़ने का ट्राई करो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको चीजों को अवर नहीं करना है। पता चले आप कार को कोड करने के लिए कार के हर एक पीसेस को अलग अलग मॉड्यूल बना रहे हो या फिर आप पूरी कार को एक ही मॉड्यूल में बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस हैं। हमें इन दोनों के बीच में एक राइट बैलेंस फाइंड करना है और जनरली ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपका कोड इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि एक फाइल में मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत सही इंडिकेशन है कि आपको मॉड्यूल्स में ब्रेक करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। लेयर्ड आर्किटेक्चर का कहना यह है कि आप जो भी मॉड्यूल्स में अपने सिस्टम को ब्रेक करते हो वो सारे के सारे मॉड्यूल्स को आपको किसी लेयर में अरेंज करना है। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर की सर्विसेज को कंज्यूम करती है और ये पूरे सिस्टम में कभी भी एक लेयर अपनी ऊपर वाली लेयर से या फिर अपनी एक नीचे वाली लेयर से ही इंटरेक्ट करती है। बाकी पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है उससे इस लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लेयर का काम सिर्फ इन दोनों लेयर तक ही सीमित है और ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। आप इस कंसेप्ट को यूज करके अपने सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना है तो आप उसको लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन करो और इससे क्या होता है ना कि आप एप्लीकेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से डीबग भी कर पाओगे। जब भी आपको एप्लीकेशन में एरर आती है आपको सिर्फ उस लेयर पे फोकस करना है, बाकी पूरे सिस्टम को आपको देखना ही नहीं है। आपको पता है इस लेयर में एरर आई है तो या तो यहाँ पे एरर आई होगी या इसके ऊपर या इसके नीचे। बस कार वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही है लेयर्ड आर्किटेक्चर के लिए। हमने कार के अंदर जो भी मॉड्यूल्स बनाए थे अगर मैं उनको इंडिविजुअल लेयर्स में अरेंज करूं तो वो इस टाइप से दिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सिंपल तरीके से सारे के सारे मॉड्यूल्स अपनी अपनी लेयर्स में फिट हो गए हैं। जो भी यूजर आएगा वो सिर्फ कार से इंटरेक्ट करेगा, कार बाकी सारे मॉड्यूल से इंटरेक्ट करेगी और इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर सकते हो। जैसे कि रियल वर्ल्ड में जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हम सिर्फ ब्रेक दबाते हैं, अंदर वो कैसे काम करता है हमें पता नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि क्लाइंट और सर्वर दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं और दोनों को अलग अलग ही डेवलप करना चाहिए। आज के टाइम पे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं मोस्टली 90% 95% वेब के लिए डेवलप हो रहे हैं। वेब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का प्राइम एग्जांपल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, आपकी टीवी की एप्लीकेशंस हो गई, वेबसाइट्स, आईपैड एप्लीकेशंस और पता नहीं क्या क्या। तो ये जितनी भी क्लाइंट्स हैं ये लाइट वेट क्लाइंट्स होते हैं जो कि बैकएंड में किसी एक सिंगल सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली अपनी एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर कल को आपको कोई नया क्लाइंट बनाना है तो बहुत ही इजी तरीके से आप क्लाइंट बना दोगे। आपका एप्लीकेशन का सारा लॉजिक सारा दिमाग तो बैकएंड सर्वर में होता है, तो जो भी आप क्लाइंट बनाओगे वो पीछे सर्वर से ही कम्युनिकेट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेबिलिटी। जब भी हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो स्केलेबिलिटी की दो अलग अलग साइड्स हैं। सबसे पहले आप कोड में इजीली मॉडिफिकेशंस कर सको। जैसे कि इमेजिन करो आपने कोई भी कोड लिखा और 2 दिन के बाद आपको कोड को थोड़ा चेंज करना है, कोई नया फीचर ऐड करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नया फीचर ऐड करने के लिए जो भी आपने पहला वाला कोड लिखा है सारा का सारा आपको दोबारा से लिखना पड़े। नहीं, ये बहुत ही गलत प्रोसेस है। आप अपने कोड को इस तरीके से स्ट्रक्चर करो कि उसमें बहुत ही इजीली मॉडिफिकेशंस हो सके। स्केलेबिलिटी के दूसरे साइड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोड 10 लोग यूज कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही चल रही है और जैसे ही 100 लोगों ने यूज करना शुरू करा आपकी एप्लीकेशन फटने लग गई। नहीं, ये भी गलत प्रोसेस है। अगर आपने बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट कोड लिखा है तो ही आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, बट जनरली ये प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं उनके अंदर अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने का एक कीड़ा होता है, तभी तो उनको इतनी सैलरी भी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है डीबगेबिलिटी। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बिल्ड करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर कभी भी एरर आ सकती है। इतना तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि हमारा कोड कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एरर्स को आइडेंटिफाई कर सको और फिक्स कर सको। जो एरर्स हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं वो होती हैं रन टाइम एरर्स।
और प्रोडक्शन रन टाइम एरर्स तो हमें बहुत परेशान करती है। इसके लिए हमें अपने कोड में प्रॉपर्ली लॉग्स को ऐड करना है। लॉग्स इस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। लॉग्स को आपको कहीं पे सेव करके रखना है, फाइल में सेव करके रख लो उनको, फाइल में आउटपुट कर दो लॉग्स को। और लॉग्स को अंडरस्टैंड करके कोई भी बंदा ये समझ सकता है कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में हो क्या रहा है। पहले ये वाला काम हुआ, ये बिल्कुल सही हो गया, तो हमने यहाँ पे लॉग ऐड कर दिया कि हाँ भाई ये सही हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर मेरा कोड फटता है तो यहाँ पे मैं एक लॉग ऐड कर दूंगा कि दिस वाली एरर आई है। ये तो हो गई कंसेप्ट्स की बात। अब हम कैसे इन सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, कैसे हम अपनी वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट बताने वाला हूँ। इमेजिन करो कि आपकी वेब एप्लीकेशन है और अभी आपकी वेब एप्लीकेशन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये अभी फिजिकल वर्ल्ड में मटेरियलाइज नहीं हुई है। तो अब आप कैसे अपनी वेब एप्लीकेशन को इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में ब्रेक करोगे। आप अपनी वेब एप्लीकेशन के सारे मॉड्यूल्स को एक स्केल पे रख सकते हो। स्केल के दो अलग अलग एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। एक तरफ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रोटोकॉल हैंडलिंग के काम आते हैं। अगर आपके पास HTTP रिक्वेस्ट आ रही है तो रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना, डाटा वैलिडेट करना, क्लाइंट को रेस्पॉन्स सेंड करना, ये सारा का सारा काम होता है इन वाले कंपोनेंट्स का, मॉड्यूल्स का। इन कंपोनेंट्स को हम कंट्रोलर्स बोलते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी डेटाबेस एक्सेस से रिलेटेड होते हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, ये जो भी हैं, इनका लेना देना सिर्फ आपके डेटाबेस से क्वेरी करना या फिर डेटाबेस में डाटा सेव करना। तो इस वाले पार्ट को हम कंट्रोलर्स बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या फिर डाउस। अब क्या होगा आगे, आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है। बेसिकली वेब एप्लीकेशन के अंदर फंडामेंटली एक ही काम होता है। आप यूजर्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स जनरेट करते हो। जो भी यूजर ने आपको रिक्वेस्ट किया है, या तो आप वो डाटा को सेव करोगे अपने सिस्टम में, या फिर आप यूजर के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए डाटाबेस से डाटा निकाल के लाओगे। तो इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आप बीच में एक सर्विस लेयर को बिल्ड करते हो। सर्विस लेयर के अंदर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हो अपने लॉजिक को। यूजर के लिए आप अलग सर्विस बनाते हो, ऑर्डर्स के लिए आप अलग सर्विस बनाते हो। अब कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप वेब सॉकेट पे काम करने लग जाओ, तो आप वेब सॉकेट के लिए अपना एक अलग से कंट्रोलर बना सकते हो और आप सेम सर्विस को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग बोलेंगे कि वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। रेडिस होता है, काफका होता है, इलास्टिक सर्च होता है, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, होते हैं। तो उसको भी हम इस वाले कैटेगरी में रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कि आप यहाँ पे 2 मिनट के लिए डेटाबेस को एक कोई एक्सटर्नल सिस्टम मान लो। तो अगर कल को अगर आपको रेडिस से इंटरेक्शन करना है या फिर अगर आपको इलास्टिक सर्च से इंटरेक्शन करना है, तो आप एक अलग से रेडिस का मॉड्यूल बना लो, और जो सर्विस है जो पहले डेटाबेस को कॉल कर रही थी वो बाद में रेडिस वाले मॉड्यूल को कॉल करने लग जाएगी। कंट्रोलर तो आपका वही है, सर्विस भी आपकी वही है, बस वो एक फंक्शन कॉल बदल गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेब एप्लीकेशन को इस स्केल पे इमेजिन कर सकते हो, सारे कंपोनेंट्स को इस स्केल पे रख सकते हो। मैंने 10 साल काम किया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इतना सारा कोड लिखा है, मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखा है। मैं इससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से अपने सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकता। दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अब आप मुझसे पूछोगे कि यार हम यहाँ पे क्या क्या सर्विस बनाए, तो इसका मैं आपको तभी जवाब दे पाऊंगा जब हम एक्चुअल में कोई एक प्रैक्टिकल डेमो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा डेमो प्रोजेक्ट है जिसमें हमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन के फीचर्स देने हैं, उसको मैं इस स्केल पे डिवाइड करता हूँ। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस को यूज करेंगे, नोड.जेएस को यूज करेंगे, और हम डाटाबेस में डाटा सेव करेंगे। डाटाबेस हम यहाँ पे पोस्टग्रेस यूज करने वाले हैं। ये एक रैंडम चॉइस है, मतलब ऐसा कोई सच कुछ रूल नहीं है इसके पीछे। आपको किसी और डाटाबेस में सेव करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट आपको समझाने के लिए फिलहाल के लिए मैं पोस्टग्रेस चूज कर रहा हूं। तो अब हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे हमारी एप्लीकेशन में। सबसे पहले हमारे पास एक कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर में हम अपनी एपीआईज को एक्सपोज करेंगे। हमारे पास रजिस्ट्रेशन की एपीआई है, उसको हम कंट्रोलर में लिखेंगे। लॉगिन की एपीआई को कंट्रोलर में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक मिडलवेयर होगा। ये एक ऐसा मिडलवेयर फंक्शन है जो कि हमारी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा, हमारे टोकन को वैलिडेट करेगा कि ये बंदा एक्चुअल में लॉगिन करके आया है या फिर एवं ही आ गया। तो एक हमारे पास कंट्रोलर है, एक मिडलवेयर है। ये दोनों के दोनों पार्ट्स को मैं प्रोटोकॉल हैंडलिंग में मानता हूं, क्योंकि मिडलवेयर का भी तो लेना देना HTTP से है। अगर HTTP नहीं है तो मिडलवेयर का भी कोई रोल नहीं बनता यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक सर्विस होगी। ये सर्विस का काम होगा कंट्रोलर और डेटाबेस इंटरेक्शन को मैनेज करना, जैसे कि हमें पासवर्ड वेरीफाई करना है, ईमेल वेरिफिकेशन करना है। ये जितने भी काम है, ये जितना भी लॉजिक है, हम सर्विस में बिल्ड करने वाले हैं। इसके बाद हम डेटाबेस हैंडलिंग के लिए एक डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं जो कि यूजर के लिए होगा।
हमारी एप्लीकेशन में एक ही एंटिटी है फिलहाल, वो है यूजर एंटिटी। तो हमारे पास यूजर का एक कोई डाटाबेस होगा जिसमें हम यूजर के रिकॉर्ड्स को सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन में जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसको मैंने इस स्केल पे डिवाइड कर दिया है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम इस बड़ी सी पिक्चर को उठाएंगे और इसमें एक एक कंपोनेंट को उठा के हम कोड करेंगे। और जब हम एक बार अपने दिमाग में इस तरह से मेंटल पिक्चर बना लेते हैं उसके बाद तो कोड करना बहुत आसान हो जाता है। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अगले वीडियो तक वेट करो। एक वीडियो में आप ये सारा कोड लिखने वाले हो, 10 मिनट के अंदर आप कोड कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने जो भी वेब एप्लीकेशन के बारे में बात करी है उसमें हमने जो भी मॉड्यूल्स को डिफाइन करा है, आप उससे कैसे कनेक्ट करोगे। जब तक हम चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाते तब तक हम उनको समझ नहीं पाते। आपके पास ऐसा कौन सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जिससे आप इन सबको कनेक्ट कर सकते हो एक ही सेकंड के अंदर? मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने कार का एग्जाम्पल लिया था, तो कार का एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। जो भी यूजर आपकी कार को यूज करता है फिजिकल वर्ल्ड में, वो ब्रेक पेडल से इंटरेक्ट करता है, गियर लीवर से इंटरेक्ट करता है। गियर के अंदर क्या चल रहा है, ट्रांसमिशन के अंदर क्या चल रहा है, उसको यूजर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर को आप कार की तरह इमेजिन कर सकते हो। जो भी यूजर आपकी एप्लीकेशन पे आएगा वो एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपको, तो वो जो HTTP रिक्वेस्ट है उसको कंट्रोलर हैंडल करता है और फिर कंट्रोलर अंदर जाके बाकी सर्विसेज को कॉल करता है। तो जैसे कार वाले एनालॉजी में अगर यूजर ने ब्रेक प्रेस करा है तो आपके पास कंट्रोलर में एक ब्रेक प्रेस करने की API कॉल आएगी और उसके बाद आप उस API कॉल को हैंडल करके यूजर को रेस्पॉन्स जनरेट करके दोगे। जैसे कि जब यूजर एक्चुअल में ब्रेक प्रेस करता है तो गाड़ी रुक जाती है, वैसे ही जो भी आपने रेस्पॉन्स दिया है वो उसका आउटकम है उसके एक्शन का। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को क्लिक करते हुए जाओ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर।